उमंग, उत्सव और हौसला साथ लेकर आए हैं। आपके मार्गदर्शन से आसमान छूने आए हैं। आज की इस सिंदूरमयी प्रातःकालीन सभा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कहते हैं पैर की मूंछ और छोटी सी सोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, इसलिए जीवन में हमारे विचार उच्च और शुद्ध होने चाहिए। तो आज के सुविचार के लिए मैं सभी को आमंत्रित करना चाहूंगी।
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज, देश विदेश की घटनाओं से उसे अवगत होना ही चाहिए, तभी वह समय के साथ चल सकता है। तो आज के मुख्य समाचार प्रस्तुत करने के लिए मैं स्टेज पर प्रथम को आमंत्रित करना चाहूँगा। Good morning everyone. I am Pratham Gandhi from class 8th. I am here to present the news for the day. But before that, I would like to welcome you all back to school. So today's new headlines are international news. A Japanese aged 83 becomes oldest to sail across Solo Pacific. China launches 3 astronauts to space station. On the 100th day of Russian invasion, Ukraine vows victory. National news. Center of Science and Environment says 75% of river monitoring stations report heavy metal pollution. Kerala confirms 2 cases of highly contagious norovirus. COVID fourth wave scare. Tamil Nadu reports 2 cases of BA.4 and BA.5 variants. State news. Gujarat reports 68 new COVID-19 cases and 0 deaths in last 24 hours. Gujarat to reduce carbon emissions from power production to 139 million tons by 2030, says the state government. Weather report. The maximum temperatures would hover around 34 degrees Celsius and minimum are predicted to be 29 degrees Celsius. The humidity rate is 79%. I hope you all are relaxed and ready to start. Once again, I welcome you everyone back to school. Thank you. थैंक यू। कविता प्रस्तुत करने के लिए मैं विश्वा को आमंत्रित करना चाहूंगी। सुप्रभात। आज की कविता कुछ इस प्रकार है। राह में मुश्किलें होंगी हजार, तुम 2 कदम आगे बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किलें हैं पर इतनी भी नहीं कि तुम चल ना सको, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम पा ना सको। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। कब तक सपनों के सागर में गोते लगाते रहोगे, तुम एक राह चुनो तो सही, तुम उठो तो सही, तुम कुछ करो तो सही। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। कुछ ना मिले तो जिंदगी का अनुभव साथ ले जाओगे, गिरते पड़ते तुम संभल जाओगे, फिर एक बार तुम जीत जाओगे। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा। तुम कुछ लिखो तो सही, तुम कुछ आगे पढ़ो तो सही। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं सिद्धि को स्टेज पर सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ। कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं, अभी निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, मुरस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, तरल के समुद्र से भी गंगा जल निकलेगा। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि राजपुरोहित और आपका हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कि सिकंदर ने पोरस की वीरता को देखकर कहा था, यहाँ के लोग जंग हारने पर भी हिम्मत नहीं हारते। तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ हिम्मत वाले, साहसपूर्ण और शौर्य वाले व्यक्तियों से मिलवाना चाहूंगी, जिनका जीवन बड़े ही गरीबी और परेशानियों से निकला है, परंतु उन्होंने एक इतिहास रचा है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी भारत के यंगेस्ट IAS ऑफिसर अंसार शेख सर। सर, मैं आपसे यही प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आपका UPSC कौन से साल में पूरा हुआ और आपका बचपन कैसे बीता? आपने किन किन परिस्थितियों का सामना करके आप इस सफलता पे पहुंचे हो? जी, साल 2016 में मैंने UPSC क्लियर किया था। तब मैं 21 साल का था और मैं आज भी यंगेस्ट IAS ऑफिसर जाना जाता हूँ। बचपन की बात करें तो मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया था। मेरे पिताजी को किसी ने कहा था कि इसे पढ़ाकर क्या करोगे, सरकारी नौकरी तो है नहीं, कहीं काम तो लगा दो, घर में 2 पैसे आ जाएंगे। ये बात सुन के मेरे पिताजी मेरे अध्यापक के पास गए और कहे, मैं इसे नहीं पढ़ाना चाहता।
मेरे अध्यापक ने मेरे पिताजी को बहुत समझाया, आखिर में वो समझ गए। आज उन्हीं के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, वरना मैं भी कहीं ऑटो रिक्शा ही चला रहा होता। घर के खर्चे, किताबों के खर्चे के लिए मैंने 10th की, 12th की और कॉलेज की फर्स्ट ईयर की छुट्टियों में काम भी किया था, वेटर का। 11 बजे तक काम करता था और फिर 2 घंटे यूपीएससी की तैयारी करता था। मुझे तो यूपीएससी के बारे में भी नहीं पता था। मेरे एक अध्यापक थे कॉलेज के जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तब मैं उनसे मिलने गया था। उन्होंने मुझे बातों बातों में ही यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के बारे में बताया। तब मैंने सोचा कि कुछ करना ही है तो कुछ बड़ा करते हैं, और मैं यूपीएससी की तैयारी करने लगा। यूपीएससी की तैयारी की, एग्ज़ाम दी। मुझे फिर रिज़ल्ट आया तब भी नहीं पता चला, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि रिज़ल्ट आ गया है, अपना रोल नंबर बताने को। मैंने उसे अपना रोल नंबर बताया और कुछ ही देर बाद उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं पास हो गया हूँ। मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि मैं पास हो गया। उस दिन महाशिवरात्रि भी थी, तो ऐसा लग रहा था कि ढोल नगाड़े भी मेरे रिजल्ट की खुशी में ही बज रहे हैं। धन्यवाद सर अपना अनुभव यहाँ पे बताने के लिए। दूसरी महान हस्ती से मैं परिचय करवाना चाहती हूँ जिन्होंने किस्मत के रास्ते को छोड़कर मेहनत के रास्ते को पकड़ा और आज वो सफलता के ऊंचाइयों पर खड़े हैं। यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर श्री सफीन हसन सर। नमस्कार, कैसे हैं आप सर? लास्ट प्लेयर हो, लंबी पारी खेली थी, लेकिन टाइम की थोड़ी कमी है, इसीलिए मैं सिर्फ वही चीज़ें कहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, मैंने जीपीएससी क्लियर किया, क्लास 1 गुजरात रैंक 34, यूपीएससी भी क्लियर किया, रैंक 570, बिकमिंग द यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया। एंड लोग आकर आपसे कहते हैं कि यू आर वेरी लकी। मैंने उनसे कहा, लक फेवर्स द ब्रेव। लक कोई साथ लेकर नहीं आता, लक को बनाना पड़ता है। अगर आप में रिस्क लेने का एटीट्यूड है तो लक आपके साथ ज़रूर है। अगर आपका 9 o'clock को मेंस की एग्ज़ाम है और 8:30 को आपका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे आपको लिगामेंट इंजरी होता है, सर से ब्लीडिंग होता है, फिर भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो लक आपके साथ है। अगर यूपीएससी इंटरव्यू से पहले आप 1 महीने तक हॉस्पिटलाइज हो और उसके 1 हफ्ते पहले आप दिल्ली जाके इसकी प्रिपरेशन करते हो और इंडिया में 2nd रैंक लाते हो तो लक आपके साथ है। दुनिया में बहुत से सक्सेसफुल लोग हैं और अगर आप उनकी स्टोरी देखें तो एक ना एक मोमेंट ऐसा होता ही है जब उनका स्ट्रगल एक पीक पर पहुंच जाता है और तब उन्हें डिसाइड करना होता है कि उन्हें उधर से आगे जाना है या उधर से यू टर्न लेना है, और इन सभी लोगों ने उधर से आगे जाने का फैसला किया। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको भी आगे जाने का फैसला करना होगा। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंस गए हो और कोई ऑप्शन नहीं है तो समझ लेना कि आपकी तकदीर बदलने वाली है, क्योंकि डायमंड जितना घिसता है उसकी उतनी ही वैल्यू होती है। इसलिए अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में घिस रहे हैं तो समझ लेना कि आपकी वैल्यू भी बढ़ने वाली है। मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपने प्रॉब्लम से आप बिल्कुल ना डरें और उसका सामना करें और उधर से यू टर्न नहीं बल्कि सीधे रास्ते पे अपने सक्सेस की लाइफ पे जाइए। थैंक यू। धन्यवाद सर, आप हमारे सिर्फ भारत देश के लिए नहीं पूर्ण विश्व के लिए एक प्रेरणा के रूप में आए हैं। तीसरी महान हस्ती से मैं परिचय करवाना चाहती हूँ जिन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 12 सरकारी नौकरियां छोड़कर एसपी बनने का सोचा। श्री प्रेम सुख डेलू जी। जी नमस्ते, मेरा नाम प्रेम सिंह डेलू। मेरी प्राथमिक पढ़ाई सरकारी हिंदी माध्यम के स्कूल से हुई थी। हमारे स्कूल में 6ठी क्लास से इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, तो ABCD भी मैंने 6ठी क्लास में पहली बार सीखी थी। और जब मैं अपना स्कूल पूरा करके शहर में गया अपने आगे की पढ़ाई के लिए, तब शहरी बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तब मैंने ठान लिया कि मैं आगे बढ़कर कुछ कर बताऊंगा। फिर मैंने अपने जीवन की शुरुआत चपरासी से की, क्योंकि पारिवारिक समस्या की वजह से मुझे चपरासी की जो नौकरी थी वो स्वीकारनी पड़ी। फिर उसके बाद भी मैं रुका नहीं, आगे बढ़ता गया और पढ़ता गया। उसके बाद मुझे असिस्टेंट जेलर की भी नौकरी मिली, लेकिन मैं उसमें भी रुका नहीं, मेरे को उसमें नहीं हुआ तो मैं वहाँ पे आगे पढ़ा। उसके बाद मैंने RPC एग्ज़ाम में टॉप किया। उसके बाद भी मेरा रैंक कम आया, तो उसके बाद मुझे उसी साल कॉलेज लेक्चरर बना।
उसके बाद मैंने RAS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की और वर्ष 2012 में मेरा 107वां रैंक आया। खाली 1 मार्क की वजह से मेरा DSP का सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैंने 2013 में वापस से परीक्षा देने का सोचा और जब मैंने परीक्षा दी तो मेरा 44th रैंक आया, तो मैं बहुत खुश हो गया। तो जब 2012 में मेरा 1 रैंक से छूट गया था तब मैं DSP का पद मिलने वाला था मुझे, पर DSP का पद से ऐसा हो गया कि 2013 में जो DSP का पद मुझे मिल रहा था उसके आगे से D हट गया और मैं SP बन गया और आज मैं राजस्थान में SP सेवा के प्रारंभ में हूँ। तो प्यारे बच्चों, जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते रहेंगे, आपको कभी उदास नहीं होना है। मैंने भी मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मैंने 12 नौकरियां छोड़ी है क्योंकि मुझे संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई थी। तो उतार चढ़ाव मतलब उसमें दुखी नहीं होना है, उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, बस उतार चढ़ाव को नज़रअंदाज करना है और अपना हौसला बुलंद रखना है, क्योंकि जितना ऊंचा लक्ष्य रहेगा तो उतनी ऊंची बुलंदियाँ होगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। जिन जिन पर ये जग हंसा है, आज उन्होंने एक इतिहास रचा है। थैंक यू। A teacher is a great source of knowledge, prosperity and enlightenment by which anyone can be benefited. So I would like to call Souvik sir for teacher's talk. A very good morning to everyone present over here. Respected Principal Sir, Vice Principal Ma'am, Vice Principal Sir, Supervisor, teachers and all my dear students. I hope you had a great vacation and have made some good memories. Now, before starting the topic, I want to welcome all the new 6 to 11 standard new students. Just stand up. All the 6 to 11 new students, please stand up. And also welcome you to the most popular institute in our Surat. Now you can sit down. Okay, as you have seen that some interviews, it is regarding ISA, IPS, IRS. Now this is about the civil service exam we are talking. Believe me, the civil service exam, for some people, it is the toughest exam in India. Not only in India, but also in the world stage. This civil service exam. Now every year, 5 lakh candidates are appearing for this exam. The exam goes from June onwards and the result comes at the next year June, mostly by May or June. Okay. Now this exam has 3 formats, 3 phases. The first one is prelim, then comes mains, and lastly it has interview. Now why I am talking about this exam? Because the subject which is coming inside this exam are related to our NCERT book which we are reading from 1 to 12. Okay. The subjects that are coming in this civil service exam are all the subjects based on our NCERT. Then this is NCERT books are the foundation, you can say. After that the advanced part will come. Now in the prelim round there are 2 papers. This 2 papers consist of subjects like history, politics, economic, mental ability, then essay, English comprehension, like these subjects are there. In the mains, there are total 9 papers are there, and this main paper is in a written format, and each paper is of 250 marks. Now this paper consists of subjects like language papers, history, politics, economic, essay, regional languages, okay, and lastly we have the interview round. Now this year Shruti Sharma has cracked the this UPSC exam with a percentage of 54%. She is a topper
in the UPSC in 2021. The result just announced in May. Now this exam has been conducted by UPSC, whose full form is Union Public Service Commission. Now UPSC conducts the civil service exam for central government, whereas in our Gujarat we have GPSC, that is Gujarat Public Service Commission, which conduct the exam for state government jobs. Okay. Now, nextly, the total marks for this exam is 1,750. Out of 1,750, those students get the highest will get the position for IAS, that is Indian Administration Service, IPS, Indian Police Service, IRS, and lastly IFS. Okay, IRS stand for Indian Revenue Service, and lastly IFS, Indian Forest Service. These are the top prestigious position in India. Now, in this you need to have one degree, at least one degree to apply for the UPSC, and whatever the stream you are having, whether it is a science, commerce, arts, it doesn't matter. If you have set your mind that I want to become a I want to do the civil service, you can look forward now onward. Okay, thank you. May this day be as special as your happy birthday. I would like to call Jashwant sir and his group to wish our birthday students with a birthday song. Today's best students are Sovia and Siddhi. Now we would like to call our Honorable Principal Sir on the stage. Thank you very much, and very impressive assembly all of us has witnessed. And today Sovik sir and his team took us to the journey of the UPSC, Union Public Service Commission, which conducts the exam, as he explained to you, and he was saying to you that 1 degree is required. So I want to clarify that point further. Now you are in class 6, 7, some are in 11, some are in 12th. After 12th, the next degree is called as the bachelor degree. Class 10th is called as the secondary exam, 12th is called as the senior secondary exam, and after the senior secondary exam or class 12th, next degree is called as the bachelor degree. Those are going for engineering, they are called as bachelor in engineering. Those are going for commerce, bachelor in commerce. Those are going for BSc science stream, bachelor in science. Those are going for pharmacy, bachelor in pharmacy. Those are going for dentistry, BDS, bachelor in dentistry. Those are going for MBBS, bachelor in medicine and bachelor in surgery. So all these degrees, they are called as the bachelor degrees.
These are usually 3 to 5 years or 5.5 years depending upon the course. Engineering is for 4 years, medical is for 5.5 years, BDS is for 5 years, BCom is for 3 years. So anybody who is having the bachelor degree is eligible for the UPSC. So who is eligible for UPSC exam? To appear for the UPSC exam, that is the one who is having the bachelor degree. BCom, BBA, BA, BSc, MBBS, and in civil services 60 to 70% are the doctors and engineers. Those they become engineers, those they become doctors. 5-6 years back, one from Bombay, from Pune, she was the topper in the UPSC. She was a dental surgeon. So anybody, usually the medicos, the engineers, they also equally apply. And basic requirement is that you should be good at English, spoken English, and writing English, especially the essay part and all that. So the 6th to 12th class is the base to prepare for the UPSC, because you should be good at English, you should be good in writing, not only in English and any other language also, but especially the essay part. So you can aim to become a IAS, with the top service in our country. You can aim to become the IPS. This is the top services of our country. It was a very impressive assembly, and you see that those they top the IAS, some of them they have the services also. So they keep on preparing. So welcome back to the school, and this year, the academic year 22-23 will be more focused on the academic area, because due to this corona, due to online classes, the quality of education which should be in the children, that has gone down. All over India it has gone down. In Vasisht it is less affected, because our online classes were very effective. In our school, because the online classes were with a great quality, so the standard has not been affected much. But in the other school, the standard has been affected greatly. So this year, the academic 22-23, we are going to more focus on the academic area. We are going to have some revision classes also, some bridge courses also, so that whatever level is needed, that should come. And for that, you have to equally cooperate. You have also you have to equally work for that. We wish too that you should have good reading skills, reading with a speed. You should have very legible and very good handwriting, and that too with a speed, because in online classes this reading habits and the writing skills and all that have gone down. So our main motto will be this year that it should be academic